सबसे पहला प्रश्न उठ रहा है कि क्या निवारक निरोध कानून, क्या निवारक कानून होना चाहिए? होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी संवैधानिक देश में निवारक निरोध कानून होना चाहिए। भारत के संविधान निर्माताओं के बीच भी काफी लंबी बहस देखने को। संविधान सभा के सदस्यों का यह तर्क था कि जिस कड़े कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर किया कि बिना मुकदमा, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून, आप भारत को आजाद करने के पश्चात स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र संविधान में ऐसे कानूनों को कैसे जगह दे सकते हैं कि बिना अपराध किए किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर लें? ऐसे में तो इस कानून का जमकर दुरुपयोग होगा। संविधान सभा के एक सदस्य हुआ करते थे जिनका नाम था महावीर त्यागी। याद रखिएगा, संविधान सभा के एक सदस्य हुआ करते थे महावीर त्यागी। महावीर त्यागी ने बड़ा ही तीखा प्रहार किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने कहा, महावीर त्यागी जी ने, उन्होंने बड़े निराशा से कहा यह बात कि यह मौलिक अधिकारों का चार्टर है, एक अधिकार है आर्टिकल 22, लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता देने का काम कर रहे हैं और दूसरे ही हाथ से आप उस व्यक्ति के, उस नागरिकों के स्वतंत्रता को छीनने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर महावीर त्यागी कहते हैं, व्यंग्यात्मक लहजे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से वे कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी जेल गए होते, अगर एक रात भी उन्होंने हथकड़ी में बिताई होती तो उन्हें इस दर्द का एहसास होता। भारतीय संविधान सभा के एक और सदस्य हुआ करते थे जसपत राय कपूर। नाम याद रखिएगा, जसपत राय कपूर। इन्होंने भी क्या कहा, जरा ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा कि बिना किसी मुकदमे के, केवल संदेह के आधार पर लोगों को अनिश्चित काल समय के लिए बंद रखना, क्या यह कार्यपालिका को बेलगाम शक्ति नहीं मिल रही है? यदि पुलिस को ऐसी शक्ति मिल जाएगी तो पुलिस तो ऐसी शक्ति का मनमाना दुरुपयोग करेगा। और आप सब जानते हैं, रिकॉर्ड है कि भारतीय संवैधानिक इतिहास में, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में, जब से भारत हमारा आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक सबसे ज्यादा मूल अधिकारों का वायलेशन, सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट का वायलेशन यदि किसी के द्वारा किया गया है तो वो भारत की पुलिस है। कि दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में चले जाइए, चाहे आप अमेरिका चले जाइए, चाहे आप ब्रिटेन चले जाइए, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी तो ये निवारक निरोध कानून उपलब्ध नहीं है। शांति काल जब तक रहता है तब तक निवारक निरोध कानून की कोई चर्चा नहीं है अमेरिका के संविधान में या ब्रिटेन के संविधान में। पक्ष के उत्तर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, उनको भी जरा सुनिए। नमस्कार साथियों, हम सब जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तब उसे गिरफ्तार किया जाता है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि बिना कोई अपराध किए भी आपकी गिरफ्तारी की जा सकती? इसका जवाब है हाँ, की जा सकती है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 पुलिस को एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो आपको बिना कोई अपराध किए भी गिरफ्तार करने की ताकत देता है। लेकिन रुक जाइए यहीं पे। यही आर्टिकल 22 आपको पुलिस की मनमानी से बचाने वाला सबसे बड़ा सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 22 की पूरी सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे। आज इस क्लास में आर्टिकल 22 के सभी प्रावधानों को हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर करेंगे और एग्जामिनेशन में आर्टिकल 22 से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को एकदम जड़ से अच्छे से एकदम फिनिश्ड कर देंगे, ताकि जीवन में कभी भी आर्टिकल 22 से संबंधित कोई भी प्रश्न उठे तो आपका माइंड एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। आर्टिकल 22 न सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आर्टिकल 22 आपको आपके जो अधिकार हैं उन अधिकारों को सीखने की, उन अधिकारों को जानने की बहुत ही आवश्यक एक शर्त है। आर्टिकल 22 सभी लोगों को जानना चाहिए ताकि कभी भी इसकी जरूरत आपको पड़े तो आर्टिकल 22 का सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए। साथियों, आर्टिकल 22 को अच्छे तरीके से समझना है यदि, तो सबसे पहले हमें कुछ बुनियादी बातों को सीखना आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अपराध क्या होता है। आइए ध्यान से देखते हैं, एक एक चीजों को सीखते हुए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अपराध क्या होता है, क्राइम क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है। अपराध जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो देश के प्रचलित कानून का उल्लंघन करता हो और जिससे समाज में या किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचने का खतरा होता हो, तो इसी कृत्य को हम लोग अपराध कहते हैं, इसी कृत्य को हम लोग क्राइम कहते हैं या ऑफेंस कहते हैं। एक बार मैं फिर से इसको बता रहा हूं। दरअसल अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा कार्य है
जो देश के प्रचलित कानून का उल्लंघन करता है, जिससे समाज, जिससे किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है या नुकसान पहुंचता है, तो इसे ही हम अपराध कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अपराध क्या है ये बात पता चल गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अपराध दो तरीके के होते हैं। अपराध दो तरीके के होते हैं, एक होता है संज्ञेय अपराध और एक होता है असंज्ञेय अपराध। ध्यान से देखिएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? तो कहिएगा सर कि संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जो गंभीर किस्म का अपराध होता है, जो गंभीर किस्म का क्या होता है? अपराध होता है, जैसे लूट हुआ, डकैती हुआ, हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, इन सब चीजों को हम कहते हैं संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस। और इसकी चर्चा भारत के जो न्याय संहिता है BNSS, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 21G में स्पष्ट रूप से कहा गया है। और इसमें यह बात याद रखिएगा कि जब संज्ञेय अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है या उसके ऊपर अभियोग लगाया जाता है, तो ऐसे अभियुक्त को पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। याद रखिएगा, संज्ञेय अपराध में पुलिस जो है आपको बिना वारंट के क्या कर सकती है? तो गिरफ्तार कर सकती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना? बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। और संज्ञेय अपराध के मामलों में जमानत पाना आपका अधिकार नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? संज्ञेय अपराध में जमानत पाना आपका अधिकार नहीं होता है, जमानत पाना आपका अधिकार नहीं होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जब हम असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में असंज्ञेय अपराध की चर्चा करते हैं, तो असंज्ञेय अपराध का मतलब होता है कि ऐसा अपराध जो हल्की किस्म का हो, हल्की किस्म का अपराध, ठीक है? और जब हल्की किस्म का ये अपराध होगा तो पुलिस इसमें बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है। और जब असंज्ञेय अपराध का मामला बनता है तो यहां जमानत पाना प्रत्येक आम नागरिक के लिए क्या होता है? तो कहना है कि सर जमानत पाना हमारा अधिकार होता है। असंज्ञेय अपराध के मामलों में बेल पाना, जमानत पाना आपका अधिकार होता है। जरा ध्यान से इसको देखिएगा, जमानत पाना क्या है? अधिकार होता है। तो जब समाज में प्रचलित कानून, देश में प्रचलित कानूनों को का उल्लंघन करते हैं, जब हम अपने कृत्यों से, हम अपने कार्यों से किसी व्यक्ति के संपत्ति के, उसके जान को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो उसे अपराध की श्रेणी में रखते हैं। अपराध दो किस्म के होते हैं, एक होता है संज्ञेय अपराध, एक होता है असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध होते हैं जो ये गंभीर किस्म के अपराध होते हैं, जैसे हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, ये सब। और इसमें बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। और संज्ञेय अपराध के मामले में जमानत पाना आपका अधिकार नहीं होता है। और असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है, ये हल्की किस्म का अपराध होता है, जैसे किसी को गाली गलौज देना, धक्का मुक्की करना, है ना? तो इसको हम कहते हैं हल्के किस्म का अपराध। असंज्ञेय अपराध में बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती है। इस बात को समझ जाइए, बात समझ में आ रहा है? और यहां आपको जमानत पाना आपका अधिकार होता है और ऐसे मामलों में जमानत बड़ी आसानी से मिल जाती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए असंज्ञेय अपराध में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब संज्ञेय अपराध होता है तो संज्ञेय अपराध में क्या होता है? पुलिस मनमाने तरीके से व्यक्तियों के साथ टॉर्चर करती है, उसके साथ बुरा बर्ताव करती है। इसी कारण से भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में आर्टिकल 22 का प्रावधान रखा। आर्टिकल 22 क्या करता है? तो कहना है कि सर गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण उपलब्ध करवाता है। आर्टिकल 22 क्या करता है? तो कहना है कि सर गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण उपलब्ध करवाता है। ध्यान से समझते चलिएगा, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण उपलब्ध करवाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 22 में दो प्रकार की निरोध की चर्चा की गई है। निरोध दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग? तो सबसे पहला है दंडात्मक निरोध, दंडात्मक निरोध, और दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ध्यान से देखिएगा, दंडात्मक निरोध को हम लोग प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं, और निवारक निरोध को हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। एकदम ध्यान से चीजों को समझते चलना है।
दंडात्मक निरोध का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो अपराध करने के बाद जब उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको हिरासत में लिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं दंडात्मक गिरफ्तारी। अपराध करने के बाद, याद रखिएगा, अपराध के बाद जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो उसको कहते हैं दंडात्मक निरोध। लेकिन जब किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ऐसे गिरफ्तारी को हम लोग निवारक गिरफ्तारी कहते हैं। यानी अपराध से पूर्व जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसे निवारक निरोध कहते हैं। देखिए, दंडात्मक निरोध का उद्देश्य होता है कि जब कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसको दंड दिलवाने के लिए गिरफ्तार किया जाता है उसे, और निवारक निरोध का उद्देश्य होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही उसको रोक देना, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं निवारक निरोध। अब जरा ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 के पहले एवं आर्टिकल 22 के दूसरे खंड में आपको दंडात्मक निरोध की चर्चा देखने को मिलती है, और भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 के चौथे खंड से लेकर आर्टिकल 22 के 7वें खंड तक आपको निवारक निरोध कानून की चर्चा देखने को मिलती है। बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए, जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, एकदम फोकस करते चलना है, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी सामान्य कानून के तहत हो, यानी दंडात्मक कानून के तहत हो, सामान्य कानून के तहत हो या दंडात्मक निरोध के तहत गिरफ्तारी हो, तो आर्टिकल 22 और आर्टिकल 22 का पहला और आर्टिकल 22 का दूसरा खंड कुल 3 प्रकार के संरक्षण उपलब्ध करवाता है। 3 प्रकार के संरक्षण उपलब्ध करवाता है। वो 3 प्रकार के संरक्षण कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात कहता है कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा पुलिस को। दूसरा है अपने पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार, वकील से परामर्श करने का अधिकार। और तीसरा है 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के भीतर नजदीकी मैजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करवाना, नजदीकी मैजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करवाना। ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 22 का पहला खंड और आर्टिकल 22 का दूसरा खंड यह कहता है कि जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी सामान्य कानून के तहत होती है तो 3 प्रकार के संरक्षण उसको प्राप्त होते हैं। वो 3 प्रकार के संरक्षण कौन कौन है, तो कहना है कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से परामर्श करके अपने बचाव करने का अधिकार होगा, और तीसरा उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नजदीकी मैजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा, तो कहना है कि सर उसको उपस्थित करना पड़ेगा। ये 3 प्रकार के अधिकार आपको आर्टिकल 22 का पहला और आर्टिकल 22 का दूसरा खंड उपलब्ध करवाता है। अब यहीं पे जरा ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 22 का तीसरा खंड क्या कहता है। आर्टिकल 22 का तीसरा खंड कहता है कि ये जो उपरोक्त तीनों प्रावधान है ना, ये तीनों प्रावधान दो लोगों को दो परिस्थिति में प्राप्त नहीं होता है, 2 परिस्थिति में प्राप्त नहीं होता है। सबसे पहला, यदि कोई व्यक्ति जो है ये शत्रु देश का नागरिक है, शत्रु देश का नागरिक है, तो जब कोई व्यक्ति शत्रु देश का नागरिक है, जैसे पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, तो ऐसे व्यक्तियों को आर्टिकल 22(1) और आर्टिकल 22(2) का संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। और दूसरा कंडीशन इसमें कहा गया है कि जब व्यक्ति की गिरफ्तारी निवारक कानून के तहत हो, निवारक कानून के तहत की जाए, निवारक कानून के तहत की जाए, तब आपको आर्टिकल 22 और 22 के दूसरे खंड के तहत जो ये 3 संरक्षण प्राप्त होते हैं, ये तीनों संरक्षण आपको प्राप्त नहीं होंगे। आर्टिकल 22 का तीसरा खंड यही बात कहता है कि ये जो तीनों प्रावधान हैं, जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी सामान्य कानून के तहत होती है, दंडात्मक गिरफ्तारी दंडात्मक निरोध के तहत होती है, तो दंडात्मक निरोध के तहत ये 3 संरक्षण प्रत्येक व्यक्तियों को उपलब्ध होते हैं। परंतु कह रहा है आर्टिकल 22 का तीसरा खंड कि इसका 2 अपवाद है। वो 2 अपवाद कौन कौन सा है, 2 परिस्थितियां ऐसी हैं कि जब किसी व्यक्ति
को जो शत्रु देश का नागरिक हो तो उसको गिरफ्तार किया जाता है तो आर्टिकल 22(1) और 22(2) का संरक्षण नहीं मिलेगा। और जब किसी व्यक्ति को निवारक कानून के तहत जब गिरफ्तार किया जाएगा तब भी उस व्यक्ति को ये तीनों संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। अब जब किसी व्यक्ति को निवारक कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो इसकी चर्चा आपको आर्टिकल 22 के चौथे खंड में देखने को मिलती है। तो आइए आर्टिकल 22 का चौथा खंड देखते हैं क्या कहते हैं। देखिएगा, आर्टिकल 22 का चौथा खंड से लेकर आर्टिकल 22 के 7वें खंड तक जो है ये आपको निवारक कानून के तहत के तहत संरक्षण प्रदान करता है। सीधी सी बात समझिए कि जब किसी व्यक्ति को निवारक कानून के तहत गिरफ्तार किया जाएगा तो ऐसे व्यक्तियों को, याद रखिएगा, ऐसे व्यक्तियों को कौन कौन से संरक्षण प्रदान होंगे, उसके संदर्भ में क्या नियम है, इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 के चौथे खंड से लेकर आर्टिकल 22 के 7वें खंड तक देखने को मिलता है। आर्टिकल 22 का चौथा खंड क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 22 का चौथा खंड कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति को निवारक कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को अधिकतम 3 महीने तक हिरासत में या गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। तो आर्टिकल 22 का चौथा खंड कहता है कि निवारक कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम मैक्सिमम 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। याद रखिएगा, 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। परंतु एक बात यहां ध्यान रखिएगा कि यदि सरकार या पुलिस किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय के लिए हिरासत में रखना चाहती है तो 3 महीने से अधिक समय के लिए भी उसको हिरासत में रख सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि 3 महीने से अधिक समय तक गिरफ्तारी के लिए सलाहकार बोर्ड का परामर्श आवश्यक है। सलाहकार बोर्ड का परामर्श आवश्यक है। कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को निवारक कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसको सामान्यतया 3 महीने तक हिरासत में रखा जाता है। परंतु यदि पुलिस चाहे, यदि सरकार चाहे तो उस व्यक्ति को हिरासत को बढ़ाकर 3 महीने से अधिक समय के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कब किया जा सकता है तो कहना है इसके लिए एक सलाहकार बोर्ड, एक एडवाइजरी बोर्ड की का गठन किया जाएगा। और वो सलाहकार बोर्ड क्या करेगा, तो वो सलाहकार बोर्ड जब अपनी सिफारिश देगा तो उस सिफारिश के आधार पर ही क्या हो सकता है, इसके हिरासत की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि सर जो ये सलाहकार बोर्ड बनेगा, इस सलाहकार बोर्ड में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? इस सलाहकार बोर्ड में कौन से लोग शामिल होंगे जो इसका विचार करेगा कि इस व्यक्ति के हिरासत को 3 महीने से अधिक समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो कहिएगा कि सर इस सलाहकार बोर्ड में जो लोग होंगे उसमें कौन हो सकते हैं? तो कहना है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? हाईकोर्ट के जज हो सकते हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, कोई वर्तमान समय का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है इसमें, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, क्वालिफिकेशंस रखता है। बात एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। तो इस सलाहकार बोर्ड में कौन होगा? तो कहना है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, या कोई न्यायाधीश, या जो न्यायाधीश रह चुका है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का योग्यता रखता है। बात समझ में आ गया? अब देखिए, यदि सलाहकार बोर्ड यह निर्णय लेता है कि हां
ऐसे व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो गिरफ्तार करके रख सकते हैं। अगर सलाहकार बोर्ड ऐसा परामर्श देता है तो उस व्यक्ति को 3 महीनों से अधिक समय के लिए हम गिरफ्तार करके हिरासत में रख सकते हैं। लेकिन यदि सलाहकार बोर्ड इसकी समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट में यह कह दे कि नहीं, इस व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय के लिए हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को हिरासत से छोड़ना होगा। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978, याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया था, तो कहिएगा कि ये जो हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि 3 महीने तक है, ये जो 3 महीना जो सीमा तय किया गया है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसकी सीमा को घटाकर कितना कर दिया गया है, तो कहना है कि सर 2 महीना कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 2 महीना कर दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह साफ साफ कहा गया है कि जो मूल संविधान में किसी व्यक्ति को निवारक कानून के तहत 3 महीने तक उसको हिरासत में रखने की तय समय सीमा थी, उस समय सीमा को घटाकर हम क्या कर रहे हैं, तो 2 महीने कर रहे हैं। परंतु याद रखिएगा कि इस संशोधन को आज तक इन्फोर्स नहीं किया गया है, लागू नहीं किया गया है ना। आज तक इस 44वें संविधान संशोधन के तहत जो प्रावधान किया गया कि 3 महीने की अवधि से घटाकर उसको 2 महीने कर देते हैं, वो आज तक लागू नहीं हो पाया है। और वर्तमान स्थिति यह है कि आज भी किसी व्यक्ति को जब निवारक कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए जो पहला नियम है वो 3 महीने तक ही उसको गिरफ्तार करके हम रख सकते हैं। यही पहला नियम जो है चलता आ रहा है। हालांकि संविधान में संशोधन करके ये चीज लिख दिया गया है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसकी अवधि घटाकर 3 महीने से 2 महीने कर दी गई है, लेकिन लागू आज तक नहीं हो पाया है। बात क्लियर हुआ। वर्तमान संदर्भ में अगर आप आज के समय में किसी व्यक्ति को निवारक कानून के तहत गिरफ्तार किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कितने दिनों तक निरुद्ध करके रखा जाएगा, तो कहना है कि सर 3 महीने तक उस व्यक्ति को डिटेन करके रखा जा सकता है शुरुआती अवधि में। बात समझ में आ रहा है। और शुरुआती अवधि के बाद अगर उसका डिटेंशन बढ़ाना है तो इसके लिए एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा, सलाहकार बोर्ड से सिफारिश ली जाएगी, सलाहकार बोर्ड जैसी जो बात समीक्षा करके बताएगी उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। बात समझ में आ गया। आर्टिकल 22 का चौथा खंड बोलिए पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आर्टिकल 22 का चौथा खंड सबको समझ में आ गया तो अब सीधे चलते हैं आर्टिकल 22 के 5वें खंड पे। आर्टिकल 22 का 5वां खंड क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 22 का 5वां खंड, इसमें 2 बातें आप लोगों को याद रखनी है। कितनी बातें याद रखनी है, तो कहना है कि सर 2 बातें याद रखनी है आर्टिकल 22 के 5वें खंड में। आर्टिकल 22 का 5वां खंड कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति को निवारक कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है, किसी व्यक्ति को निवारक कानून के तहत गिरफ्तार किया जाए, कानून के तहत गिरफ्तार किया जाए तो याद रखिएगा यह कहता है कि उसको गिरफ्तारी का कारण शीघ्र बताना होगा। तो उसके गिरफ्तारी का कारण शीघ्र बताना होगा। ध्यान से समझिएगा, बताना होगा। बात समझ में आ रहा है। आर्टिकल 22 का 5वां खंड कह रहा है कि जब भी किसी व्यक्ति को निवारक कानून के तहत गिरफ्तार किया जाए तो उसकी गिरफ्तारी का कारण उस व्यक्ति को शीघ्र बता दिया जाए, ताकि उस व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिले, अपनी गिरफ्तारी को रद्द करवाने का उसको मौका मिले, अभ्यावेदन करने का उसको अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा बात कहता है कि उसे अपनी बेगुनाही साबित करने एवं बचाव करने का अधिकार मिल सके। आर्टिकल 22 का 5वां खंड यही 2 बात कहता है। आर्टिकल 22 का 5वां 2 बात क्या कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण यथाशीघ्र बताना होगा, एज सून एज पॉसिबल।
और उस व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करने और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी को रद्द करवाने के लिए उसको आवेदन करने का भी अधिकार होना चाहिए। ये बात आर्टिकल 22 का 5वां खंड कहता है। अब ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 22 का 6ठा खंड क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 22 का जो 6ठा खंड है, ये आर्टिकल 22(5) का ही अपवाद है। ये आर्टिकल 22 के 5वें खंड का अपवाद है। आर्टिकल 22 का 5वां खंड कहता है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण यथाशीघ्र बताया जाए और उस व्यक्ति को अपना बचाव करने के लिए, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसको क्या हो, तो आवेदन करने का, अभ्यावेदन करने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 22 का 6ठा खंड जानते हैं क्या कहता है? यह सरकार को एक शक्ति प्रदान करती है कि यदि सरकार चाहे तो लोकहित को ध्यान में रखकर, है ना, लोकहित को ध्यान में रखकर उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण नहीं भी बता सकती है, गिरफ्तारी के आधार को छुपा भी सकती है। ठीक ना, ये जरूरी नहीं है कि गिरफ्तारी का उसको हर बार कारण बताया ही जाएगा। हो सकता है कि राज्य आपको गिरफ्तारी का कारण ना भी बताए। बात समझ में आ रहा है? यही है आर्टिकल 22 का 6ठा खंड। और आर्टिकल 22 का 7वां खंड क्या है, तो इसको भी जरा ध्यान से देख लीजिए। आर्टिकल 22 का 7वां खंड कहता है कि निवारक निरोध से संबंधित सभी कानून बनाने का अधिकार, सभी कानून को बनाने का अधिकार भारत की संसद के पास होगा। भारत की संसद के पास होगा, संसद के पास होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी निवारक निरोध से संबंधित कोई कानून बनाया जाएगा, उसमें कोई संशोधन करना होगा या फिर निरोध की अवधि बढ़ाना होगा या फिर सलाहकार बोर्ड से संबंधित कोई मामलों में कोई फेरबदल करना होगा, तो ये सब कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 22 का 7वां खंड किसे प्रदान करता है, तो कहना है कि सर भारत की संसद को प्रदान करता है। यहां तक बोलिए आर्टिकल 22 का 7वां खंड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहना है कि सर हां हो गया। नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे जाइए और फिर से देख के आइए। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब प्रश्न उठता है कि क्या सर निवारक निरोध कानून किसी लोकतांत्रिक देश में या किसी लोकतांत्रिक संविधान में होना चाहिए? बोलिए, सबसे पहला प्रश्न उठ रहा है कि क्या निवारक निरोध कानून, क्या निवारक कानून होना चाहिए? आप सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी संवैधानिक देश में निवारक निरोध कानून होना चाहिए। भारत के संविधान निर्माताओं के बीच भी काफी लंबी बहस देखने को मिली। जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने मौलिक अधिकार वाले भाग में निवारक निरोध कानून का प्रस्ताव रखा तो सभा के कई स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं में आक्रोश फैल गया। संविधान सभा के सदस्यों का यह तर्क था कि जिस कड़े कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर किया कि बिना मुकदमा, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून, आप भारत को आजाद करने के पश्चात स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र संविधान में ऐसे कानूनों को कैसे जगह दे सकते हैं कि बिना अपराध किए किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर ले? ऐसे में तो इस कानून का जमकर दुरुपयोग होगा। संविधान सभा के एक सदस्य हुआ करते थे जिनका नाम था महावीर त्यागी। याद रखिएगा, संविधान सभा के एक सदस्य हुआ करते थे महावीर त्यागी। महावीर त्यागी ने बड़ा ही तीखा प्रहार किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने कहा, महावीर त्यागी जी ने, उन्होंने बड़े निराशा से कहा यह बात कि यह मौलिक अधिकारों का चार्टर है। एक तरफ तो आप भारत के संविधान में मूल अधिकारों का लंबा चौड़ा खाका लेकर आए हैं कि हम भारत के संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को अधिकार उपलब्ध कराने का काम करेंगे, और आप कह रहे हैं कि कोई दंडात्मक कानून लेकर आए हैं जो स्वतंत्रता देने वाले अध्याय में स्वतंत्रता छीनने का प्रावधान कर रहा है। आर्टिकल 22 जो है भारतीय संविधान का, आप सबको पता है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत एक अधिकार है आर्टिकल 22।
लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता देने का काम कर रहे हैं और दूसरे ही हाथ से आप उस व्यक्ति के, उस नागरिकों के स्वतंत्रता को छीनने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर महावीर त्यागी कहते हैं, व्यंग्यात्मक लहजे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से वे कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी जेल गए होते, अगर एक रात भी उन्होंने हथकड़ी में बिताई होती तो उन्हें इस दर्द का एहसास होता, और उन्हें जब इस दर्द का एहसास होता तो भारत के संविधान में ऐसे प्रावधानों को वो शामिल करने की बात नहीं करते। भारतीय संविधान सभा के एक और सदस्य हुआ करते थे जसपत राय कपूर, नाम याद रखिएगा, जसपत राय कपूर। इन्होंने भी क्या कहा, जरा ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा कि बिना किसी मुकदमे के, केवल संदेह के आधार पर लोगों को अनिश्चित काल समय के लिए बंद रखना, क्या यह कार्यपालिका को बेलगाम शक्ति नहीं मिल रही है? यदि पुलिस को ऐसी शक्ति मिल जाएगी तो पुलिस तो ऐसी शक्ति का मनमाना दुरुपयोग करेगा। और आप सब जानते हैं, रिकॉर्ड है कि भारतीय संवैधानिक इतिहास में, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में, जब से भारत हमारा आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक सबसे ज्यादा मूल अधिकारों का वायलेशन, सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट का वायलेशन यदि किसी के द्वारा किया गया है तो वो भारत की पुलिस ही है। इसीलिए जसपत राय कपूर ने कहा कि ऐसा अधिकार देना पुलिस और कार्यपालिका को बेलगाम शक्ति देने के समान है। बात समझ में आ रहा ना? अन्य सदस्यों का भी मानना था कि दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में चले जाइए, चाहे आप अमेरिका चले जाइए, चाहे आप ब्रिटेन चले जाइए, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी तो ये निवारक निरोध कानून उपलब्ध नहीं है। शांति काल जब तक रहता है तब तक निवारक निरोध कानून की कोई चर्चा नहीं है अमेरिका के संविधान में या ब्रिटेन के संविधान में। हाँ, यदि देश युद्ध की स्थिति में है, यदि देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई है, तब ऐसी स्थिति में वहां पर इन निवारक निरोध कानूनों को लागू किया जाता है। परंतु शांति काल में, पीस टाइम में कभी भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में निवारक निरोध कानून नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो महावीर त्यागी का, जसपत राय कपूर का और अन्य संविधान सभा के जो सदस्य थे, इस निवारक निरोध के कानून के विपक्ष में उन्होंने तर्क रखे कि यह कानून बिल्कुल गलत है, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में, जो सीधे सीधे भारतीय के, सीधे सीधे उस देश के नागरिकों के मूल अधिकारों पर जबरदस्त प्रहार करता है। अब इस पक्ष के उत्तर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, उनको भी जरा सुनिए कि अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप सबको पता है कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और संविधान का मसौदा तैयार करने की जो जिम्मेदारी थी ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही थी। आप सबको पता है कि 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और इसी प्रारूप समिति का गठन भी किया गया था इसी दिन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकारों का जो ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसमें उन्होंने निवारक निरोध कानून को जगह दी, इस पर संविधान सभा में तीखे बहस हुए और इस तीखे बहस के जवाब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं, जरा उनके बातों को भी सुनने का काम कीजिएगा, गौर कीजिएगा बातों पे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, इन सभी आलोचनाओं और तीखे हमलों को शांत करते हुए उन्होंने एक व्यवहारिक, यथार्थवादी और संवैधानिक पक्ष रखा। उनका कहना था कि यह बात बिल्कुल सही है कि निवारक निरोध कानून किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं होना चाहिए, परंतु क्या देश की सुरक्षा, क्या देश में जो स्थिरता है वो उसकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार किया कि कोई भी लोकतंत्र प्रेमी व्यक्ति जो है जो ऐसे कानूनों को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने उस समय भारत के जो हालात थे, उस भारत के तत्कालीन हालातों की दुहाई दी। उन्होंने कहा कि भारत जो है, भारत में भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है ना। आप सबको पता है कि उस वक्त क्या था, विभाजन जो हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसके कारण भारत में कई जगह पर दंगे हुए थे, है ना। भारत का जो विधि व्यवस्था था वो विधि व्यवस्था पूरी तरह से डगमगाया हुआ था। हैदराबाद का संकट था, जम्मू कश्मीर का संकट था, तेलंगाना में सशस्त्र विद्रोह हो रहे थे उस वक्त।
तो ऐसी स्थिति में भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यदि हम निवारक निरोध कानूनों को शामिल नहीं करेंगे तो भारत में जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। और आज जो हम अखंड भारत की संकल्पना रख रहे हैं, आज जो हम भारत, इतना बड़ा भारत देख रहे हैं, अखंड भारत देख रहे हैं, ये अखंड भारत का सपना टूट सकता था। ऐसे में राष्ट्र विरोधी शक्तियां सर उठा सकती थी। बात समझ में आ रहा है? इसके अलावे उन्होंने एक बहुत ही मजबूत तर्क दिया। क्या तर्क दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? उस तर्क को समझिएगा थोड़ा बारीकी से, तब आपको पता चलेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को बनाने के लिए, इस संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितनी शिद्दत की होगी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने सबसे जो मास्टर स्ट्रोक तर्क दिया, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तर्क क्या दिया उन्होंने, इसको लेकर जानते हैं? उन्होंने कहा कि हम आपकी इस बात को स्वीकार करते हैं कि निवारक निरोध कानून के माध्यम से पुलिस और कार्यपालिका इस शक्तियों का दुरुपयोग कर सकती है, लेकिन यदि हम भारत के संविधान में निवारक निरोध कानून के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश नहीं देंगे, यदि हम निवारक निरोध कानून के संदर्भ में भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से इसकी चर्चा नहीं करेंगे, तो बाद में संसद क्या करेगी? इस कानून को लाएगी और मनमाने तरीके से इसका दुरुपयोग करेगी। हम इस कानून को इसलिए ला रहे हैं ताकि इससे जो संसद की जो शक्ति है, उस शक्ति पर हम अंकुश लगा सकें। हम निवारक निरोध के संदर्भ में जो भी कानून अभी बना रहे हैं, उस कानून को स्पष्ट रूप से लिख दे रहे हैं। हम ये साफ साफ कह दे रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत 3 महीने तक ही गिरफ्तार करके रख सकते हैं, नहीं तो बाद में संसद इसी कानून को फिर लाएगी और वहां कोई समय सीमा का उल्लेख वो नहीं करेगी। हम तो यहां समय सीमा का उल्लेख करके संसद की शक्तियों के ऊपर क्या कर रहे हैं, तो एक प्रकार का अंकुश लगा रहे हैं। इससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, बल्कि ये तो आपके मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये जो मास्टर स्ट्रोक तर्क दिया, इस मास्टर स्ट्रोक तर्क के आगे संविधान सभा के बाकी सदस्य चुप हो गए, मौन हो गए। बात समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब साफ था कि हम संविधान में निवारक निरोध का उल्लेख नहीं करते, तो इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य की संसद इस पर कोई कानून नहीं बना सकती। संसद फिर भी इस पर कानून बनाती और तब कार्यपालिका के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संवैधानिक या कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का लोकतांत्रिक सीमा नहीं होगा, और तब नागरिकों को अनिश्चित काल के लिए वो जेल में रख सकती है। हम तो संविधान में इस प्रावधान को शामिल करके हमने संसद पर क्या किया, तो एक नियंत्रण लगाने का काम किया कि संसद किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत 3 महीने तक ही जेल में बंद रख सकती है, और उससे अधिक समय के लिए यदि उसको गिरफ्तार करना है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का क्या करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। तो इससे बताइए, निवारक निरोध कानून के तहत इससे जनता का बुराई हुआ या जनता का भलाई हुआ? तो कहिएगा सर, इससे जनता का भलाई है ना हुआ। बात समझ में आ रहा है ना? क्यों भलाई हुआ जी? क्योंकि स्पष्ट रूप से प्रावधान लिख दिए गए कि 3 महीना ही, नहीं तो बाद में संसद कानून लाती और कहती नहीं 3 महीना नहीं 3 साल तक हम गिरफ्तार रख सकते हैं किसी व्यक्ति को। वो चाहती तो कहती हम 6 साल गिरफ्तार रख सकते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, उन्होंने 3 महीने का डेट फिक्स कर दिया। बात समझ में आ रहा है? तो इसी कारण से किसी भी लोकतांत्रिक देश में याद रखिएगा, निवारक निरोध कानून नहीं होता है, परंतु निवारक निरोध कानून की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई देश निवारक निरोध कानूनों को लाते भी हैं। ये अलग बात है कि हमारे देश में शांति काल में भी निवारक निरोध कानून लागू होता है। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर निवारक निरोध कानून जो है केवल और केवल आपातकाल की स्थिति में ही लागू होते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आपको जो स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, आपको जो मूल अधिकार दिए गए हैं, ये मूल अधिकार आत्यांतिक नहीं है, ये मूल अधिकार अब्सोल्यूट नहीं है ना? ये मूल अधिकार अब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है। इन मूल अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। यदि देश की स्वतंत्रता, यदि देश की सुरक्षा खतरे में आएगी, तो ऐसी स्थिति में आपके अधिकारों को राज्य के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यहां तक बोलिए, बात समझ में आया कि नहीं आया? निवारक निरोध कानून की क्यों आवश्यकता थी इस देश को, यह बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो अब हम लोग देखते हैं
कि क्या भारत के संसद द्वारा अब तक कोई निवारक निरोध कानून लाया गया है? तो इसका जवाब है हां, लाया गया है। तो देखते हैं कि संसद द्वारा लाए गए प्रमुख निवारक निरोध कानून कौन कौन से हैं, उसको जरा ध्यान में रखिएगा, है ना। सबसे पहला जो कानून है उसको याद रखिएगा। सबसे पहला कानून है निवारक निरोध कानून 1950। निवारक निरोध कानून 1950 ये भारत की संसद के द्वारा लाया गया सबसे पहला निवारक निरोध कानून था। ये कौन सा था? तो कहना है पहला निवारक निरोध कानून था। पहला निवारक निरोध कानून था। कब लाया गया? तो कहना है कि सर 1950 में लाया गया, और शुरुआत में इसे केवल 1 वर्ष के लिए लाया गया था। केवल 1 वर्ष के लिए लाया गया था। 1 वर्ष के लिए, केवल 1 वर्ष के लिए लाया गया था। परंतु ये कानून कब तक चला? तो 1969 तक ये कानून चला, है ना। और 1969 में इस निवारक निरोध कानून 1950 को क्या कर दिया गया? तो कहना है कि सर समाप्त कर दिया गया। निवारक निरोध कानून जो 1 वर्ष के लिए लाया गया था 1950 में, वो कुल 19 वर्षों तक चला। जब 1969 में ये कानून समाप्त होता है तो भारतीय संसद को, आप सबको पता है कि जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो इंदिरा गांधी की सरकार को इस कानून की फिर से आवश्यकता महसूस हुई कि नहीं, देश में कोई निवारक निरोध कानून होना चाहिए। और 1971 ईस्वी में, याद रखिएगा, उन्होंने दूसरा जो कानून लाया निवारक निरोध कानून, उसका नाम था मीसा, है ना। मीसा कानून लाया इन्होंने 1971 ईस्वी में। कब लाया? 1971 ईस्वी में। आपसे मीसा का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना। मीसा का फुल फॉर्म क्या होता है? सब लोग नोट कर लीजिएगा, कॉपी में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। मीसा का फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। किसी को कोई दिक्कत? आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। ध्यान दीजिएगा, यह भारत का सबसे विवादास्पद कानून बना, सबसे विवादास्पद निवारक कानून बना। क्यों? आप सबको पता है कि 1975-1977 के बीच में भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। कब? तो कहना है कि सर 26 जून 1975 ईस्वी को इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर पूरे देश में क्या किया गया? तो पहली बार पूरे देश में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। और जब यह घोषणा हुई तो हमारे देश में विपक्ष के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, जयप्रकाश नारायण थे, मोरारजी देसाई थे, इन बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया इसी मीसा कानून के तहत। और लालू यादव ने तो इसी कानून के तंज के ऊपर अपनी बेटी का नाम भी मीसा भारती रख दिया। बात समझ रहे हैं ना। और जब देश से आपातकाल हटाया गया और इंदिरा गांधी की कुर्सी चली गई, तो आप सबको पता है कि 1977 में जनता पार्टी ने क्या किया? तो चुनाव में अपनी बहुमत से चुनाव में इन्होंने क्या किया? तो अपना सरकार बनाया, और जनता पार्टी ने इस मीसा कानून को 1978 में निरस्त कर दिया। तो ये मीसा जो विवादास्पद कानून था, ये कब समाप्त हो गया? तो कहना है कि सर 1978 में इस कानून को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। किसी को कोई दिक्कत है यहां पर? अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से देखिएगा, एक कानून लाया गया फिर से, निवारक कानून ही, जिसको हम कहते हैं टाडा। एकदम ध्यान से सुनिएगा, टाडा कानून कब आया? तो 1985 में आया। टाडा कानून कब आया मेरे प्यारे साथियों? तो कहना है कि सर 1985 में लाया गया। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो कहना है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप सब लोग कॉपी पेन में इसको नोट कर लीजिए। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1985, है ना। पंजाब और देश में बढ़ रहे उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए इस निवारक कानून को लाया गया।
है ना, क्या किया गया? तो पंजाब में उस वक्त जो है, पंजाब में खालिस्तानियों का बहुत ज्यादा क्या हो गया था, क्रेज हो गया था। खालिस्तानी बहुत ज्यादा सर उठा रहे थे, देश में उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ रहा था, इसीलिए यह कड़ा कानून लाना पड़ा। और मानव अधिकार उल्लंघन और कड़े प्रावधानों के विरोध के बावजूद यह टाडा कानून जो है इसको लाया गया। याद रखिएगा, आप सबको पता है कि सुनील दत्त का बेटा संजय दत्त इसी टाडा कानून के तहत गिरफ्तार हुआ था। याद है कि नहीं है? इसी कानून के तहत गिरफ्तार हुए थे, टाडा कानून के तहत ही संजय दत्त, जो बंबई में 47 AK-47 लेके घूम रहे थे संजय दत्त। तो इसी कानून के तहत, टाडा कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। और ऐसा कहा जाता है कि सुनील दत्त और नरगिस दत्त, जो इस संजय दत्त के माता और पिता हुआ करते थे, उन्होंने अपने रसूख का प्रयोग करते हुए इस टाडा कानून को ही निरस्त करवा दिया। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इसी टाडा कानून के तहत संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद देखिए, एक कानून था पोटा कानून। पोटा कानून का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद निवारण अधिनियम। बात समझ रहे हैं ना? तो 1995 में इस टाडा कानून, 1985 में यह टाडा कानून आया था और 1995 ईस्वी में यह टाडा कानून क्या करवा दिया गया, समाप्त करवा दिया गया। ठीक है, भले ही सरकार के द्वारा लाखों तर्क दिए जाएं कि हमने तो इस कानून को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि इससे बहुत मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। दरअसल इस कानून में संजय दत्त बुरी तरह से फंस चुके थे। इसी कारण से नरगिस दत्त और सुनील दत्त के द्वारा अपने जो राजनीतिक रसूख था उसी का प्रयोग करते हुए इस कानून को निरस्त करवा के संजय दत्त को जेल से बाहर निकलवाने का काम किया गया था, है ना। ये काम यदि किसी गरीब व्यक्ति के द्वारा किया जाता तो उसको फांसी के फंदे तक चढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता था। जब कहती है कि भारत की संविधान की हम सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार प्रदान करते हैं, तो मुझे इस बात पे हंसी आती है कि भारत का संविधान जो कहती है कि मैं समानता का अधिकार प्रदान करता हूं, वो सिर्फ पन्नों में संविधान समानता का अधिकार प्रदान करता है। यदि व्यवहारिक धरातल पर आकर देखें तो ये जो समानता का जो चोचला है ना, ये चोचला बहुत ही खोखला दावा साबित होता है। तो पोटा की जब हम बात करें तो पोटा का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इस कानून को आप सबको पता है कि 2001 में भारतीय संसद के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था, है ना। 2001 में जब भारत की संसद पर आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद यह कानून बनाया गया था। और इस कानून के दुरुपयोग के आरोप में, है ना, ऐसा माना गया कि इस कानून का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए 2001 में इस लाए गए कानून को आखिरकार 2004 में रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कब? 2004 में समाप्त कर दिया गया। 2001 में इस कानून को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब प्रश्न उठता है कि ये तो भारतीय संसद के द्वारा निवारक निरोध कानून जो लाए गए उसका वर्णन है, क्या वर्तमान में कोई निवारक निरोध कानून है? क्या वर्तमान में कोई निवारक निरोध कानून चल रहा है? ध्यान से देखिएगा, क्या वर्तमान में कोई निवारक निरोध कानून चल रहा है मेरे प्यारे साथियों? तो कहना है कि सर हाँ चल रहा है। सबसे पहला जो चल रहा है उसका नाम है रासुका। याद रखिएगा, क्या नाम है? रासुका नाम है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, जिसको हम लोग रासुका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रासुका कहते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया था? तो कहना है कि सर 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा इसको लाया गया था। इसी को हम लोग NSA भी कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं, है ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? तो देश की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखना और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा डालने वाले व्यक्तियों को इसके तहत गिरफ्तार किए जाने की बात थी। अब जरा ध्यान दीजिए, यदि आपकी गिरफ्तारी रासुका कानून के तहत हो जाती है तो किसी भी व्यक्ति को बिना आरोप तय किए अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जाता है। सोच लीजिए, यदि आप रासुका कानून के तहत गिरफ्तार हो गए तो मैक्सिमम आपको 1 साल तक यानी 12 महीने तक क्या किया जा सकता है? 12 महीने तक गिरफ्तार किया जा सकता है। याद रखिएगा, गिरफ्तार किया जा सकता है। आप सबको पता है, हाल ही में एक प्रसिद्ध यूट्यूबर मनीष कश्यप के ऊपर भी NSA एक्ट लगाया गया था। और अभी आप सबको पता है सोनम वांगचुक जी थे, है ना, सोनम वांगचुक, वही फुनसुक वांगडू, कौन? 3 इडियट वाले जो फुनसुक वांगडू हैं, उनके ऊपर भी NSA एक्ट लगा दिया गया था। और सरकार के विपक्ष में बहुत ज्यादा बोलिएगा ना, सरकार के विरुद्ध में बहुत ज्यादा आवाज उठाइएगा, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर भी NSA एक्ट लग सकता है। इसीलिए संभल कर अपने विचार एवं अभिव्यक्ति का प्रयोग करना है।
बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपके विचार और अभिव्यक्ति जो हैं ये संविधान द्वारा आपको स्वतंत्रता तो मिला है, परंतु आपके इस स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं युक्ति युक्त निर्बंधन भी लगाए गए हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं, है ना। इसीलिए सरकार के खिलाफ, बात समझ रहे हैं ना, सरकार के खिलाफ अपने विचार और अभिव्यक्ति का इस्तेमाल सोच समझ कर करना है, नहीं तो आपको भी एनएसए का पेशेंट बना दिया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला जो कानून है, अभी हमारे देश में जो कानून लागू है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। एक और कानून लागू है जिसको हम लोग कहते हैं यूएपीए। ध्यान से सुनिएगा, इस कानून का क्या नाम है, तो कहना है कि सर यूएपीए है। यह कानून कब लाया गया था, तो कहना है कि सर 1967 ईस्वी में 1967 ईस्वी में इस यूएपीए कानून को लाया गया था, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कहना है कि सर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। क्या इसका फुल फॉर्म है, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। देखिए यूएपीए कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले जितने भी गतिविधि हैं एवं जितने भी आतंकवादी हैं, इस सब के ऊपर कौन सा कानून लगता है, तो यूएपीए का कानून लगता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये मुख्य रूप से एक आपराधिक कानून है, लेकिन इसमें संशोधन किया गया 2008 में, 2012 में, 2019 में भी इसमें संशोधन किया गया, और इसमें कड़े निरोध और बिना जमानत कस्टडी में रखने के प्रावधान जोड़े गए हैं। हमारे देश पर यदि कोई आतंकवादी हमला करने का प्रयास करता है, भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का प्रयास करता है, तो वैसे आतंकवादियों को हम इसी यूएपीए कानून के तहत क्या करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, ठीक ना। तो देश की सुरक्षा एवं आतंकवाद रोधी कानून। बात समझ में आ रही है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके अलावे भी कुछ और भी कानून हैं जो वर्तमान समय में लागू हैं। जैसे हम बात करें 1980 में एक कानून लाया गया था, 1980 में एक कानून लाया गया था, उस कानून का नाम है साफेमा। याद रखिएगा, क्या नाम है, साफेमा नाम है, ठीक ना। क्या नाम है, तो कहना है कि सर साफेमा, याद रखिएगा। इसी कानून को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट, है ना, जानते हैं सब लोग। इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जमाखोरी रोकना। इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य है, जमाखोरी, कालाबाजारी, बात समझ रहे हैं, जमाखोरी में, कालाबाजारी पे। इसके अलावे जो है, जो सप्लाई चेन होता है भारत सरकार का, यदि उस सप्लाई चेन को अगर बाधा डालने का कोशिश करते हैं, ठीक ना, तो ऐसे असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए इस साफेमा कानून लाया गया है। कब लाया गया, तो 1980 में लाया गया, और वर्तमान में ये जो निवारक कानून है ये आज भी लागू है। इसके अलावे एक और कानून है जिसको हम लोग कहते हैं कोफा पेशा। ये कानून आपसे पूछा जाएगा कि कोफा पेशा कानून कब आया, तो कहिएगा सर ये 1974 में लाया गया था। कब लाया गया था, कोफा पेशा कानून कब लाया गया था मेरे प्यारे साथियों, तो कहना है कि सर 74 में लाया गया था, 1974 में लाया गया था। इस कानून को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, है ना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विदेशी मुद्रा का जो अवैध कारोबार होता है, जो स्मगलिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग में जो शामिल लोग होते हैं, उसको रोकने के लिए, ठीक ना। तो इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कहना है विदेशी मुद्रा की तस्करी रोकने एवं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इसी कोफा पेशा कानून के तहत ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। यहां तक बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया। यदि अनुच्छेद 22 की इस यात्रा को पूरा करने के लिए आप लोगों ने पूरा किया यहां तक अनुच्छेद 22 की यात्रा, तो इस यात्रा को पूरा करने के लिए आर्टिकल 22 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स आए हैं। उस सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रमुख जजमेंट को हम लोग देखते हैं कि उन्होंने आर्टिकल 22 को लेकर क्या निर्णय दिए, ठीक है। तब जाकर के आर्टिकल 22 का यह पूरा यात्रा हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा।
किसी को कोई दिक्कत है? तो आइए देखते हैं अब आर्टिकल 22 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय क्या रहे। आर्टिकल 22 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया क्या है, सुप्रीम कोर्ट के नजरिए पर हम थोड़ा बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप सबको पता है कि 1950 ईस्वी में, कब? 1950 ईस्वी में एक केस हुआ था, ए.के. गोपालन केस। ए.के. गोपालन वाद बहुत प्रमुख वाद है। ए.के. गोपालन वाद, ए.के. गोपालन वाद कब हुआ? तो कहना है कि सर 1950 में ए.के. गोपालन वाद हुआ था। बात को ध्यान से समझिएगा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जानते हैं क्या कहा कि संसद को कोई भी कानून बनाने का अधिकार है, संसद जो चाहे कानून बना सकती है, पुलिस उसका पालन करेगी। संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा, न्यायालय केवल उसके कानून बनाने की प्रक्रिया की ही जांच कर सकती है। कभी भी उस कानून के वैधता या उसके उचित या अनुचित होने का विचार न्यायालय को उसको जांचने की शक्ति प्राप्त नहीं है। जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें एक कॉन्सेप्ट आया जिस कॉन्सेप्ट का नाम था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको हम लोग कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसको क्या कहते हैं? तो कहना है कि सर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होता क्या है, जरा ये तो बता दीजिए। तो ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका वर्णन आपको भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में भी देखने को मिलता है ना, कि राज विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। तो ए.के. गोपालनवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या किया? व्याख्या किया। उन्होंने कहा कि इस भारत के जो संवैधानिक तंत्र हैं, संविधान का जो मैकेनिज्म है, इस संविधान के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, और संसद को जो कानून बनाने का अधिकार है उस पर किसी भी प्रकार का कोई सीमा नहीं है। संसद जो चाहे कानून बना सकती है, हां बस यदि उसने वैध प्रक्रिया का पालन किया हो। संसद में कानून बनाने की वैध प्रक्रिया क्या है? तो कोई विधेयक लाया जाएगा या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में, राज्यसभा भी उस विधेयक को पास करेगी, लोकसभा भी उस विधेयक को पास करेगी, और दोनों सदनों से पारित विधेयक को जब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं तब जाकर के वो कानून बन जाता है। तो हमारे देश में कानून बनाने की यही प्रक्रिया है। यह बात बिल्कुल सही है कि यदि प्रक्रिया, सही प्रक्रिया का पालन करते हुए संसद ने यदि कोई कानून बनाया तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस कानून को निरस्त नहीं किया जा सकता है, भले वो कानून चाहे गलत हो या सही हो। यह कहा गया ए.के. गोपालन के फैसले में। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने, आप सबको पता है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति प्राप्त है ना। आर्टिकल 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को क्या है? तो कहना है कि सर न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति दी गई है, जिसके तहत ये अपने द्वारा दिए गए निर्णय को ही क्या करते हैं? उसका फिर से विचार करते हैं। और इसी आलोक में उन्होंने क्या किया? तो 1979 में एक बहुत ही प्रसिद्ध केस हुआ जिसको हम लोग कहते हैं मेनका गांधीवाद, है ना। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो मेनका गांधीवाद कहते हैं। और इस मेनका गांधीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को पलटा और उन्होंने कहा कि अब जो सर्वोच्च न्यायालय है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की तो जांच करेगी ही करेगी, है ना। सर्वोच्च न्यायालय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जांच तो करेगी ही करेगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम लोग कहते हैं यथोचित विधि प्रक्रिया। यथोचित विधि प्रक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या कहते हैं? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। ये हो गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और दूसरा हो गया इसको हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा, क्या है ये? देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहती है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है। यदि उसने सही प्रक्रिया का पालन करके कोई कानून बनाया तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को समाप्त नहीं कर सकती, सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है। यह कहता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यह कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी के केस में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया जो अमेरिकी संविधान का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने कहा
कि यह बात बिल्कुल सही है, यदि सर्वोच्च न्यायालय, यदि संसद सही सही प्रक्रिया का पालन करके कानून बनाई है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि संसद कुछ भी कानून बना दे, है ना। संसद को कानून बनाने का अधिकार है, परंतु संसद आज से कह दे कि आज के बाद कोई व्यक्ति सांस नहीं लेगा, तो क्या यह कानून संवैधानिक है? क्या यह कानून संवैधानिक है? बोलिए। कहीं न कहीं ये व्यक्तियों के प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है, व्यक्तियों के नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है। प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उसको प्रकृति के द्वारा ही प्रदत्त किया गया है। और यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हो, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन करते हो, तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून को खारिज कर सकती है। तो इस मेनका गांधी के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो क्षेत्राधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपनी शक्ति है उसको बढ़ाने का काम किया, ठीक ना। और उसने संसद की अनियंत्रित शक्ति के ऊपर अंकुश लगाया कि कानून तो आप बना सकते हैं, परंतु कानून गलत नहीं होना चाहिए, कानून प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो व्यक्तियों के मूल अधिकारों को छीनने का काम करे। बात समझ में आ रहा है ना। तो यथोचित विधि प्रक्रिया के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, तो संसद के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आर्टिकल 22 को लेकर साफ साफ कह दिया गया कि पुलिस या कार्यपालिका यानी संसद द्वारा बनाए गए कानून के अकॉर्डिंग पुलिस चलती है, पुलिस को चलना भी चाहिए। लेकिन यदि संसद कोई गलत कानून बनाती है या संसद गलत कानून बनाकर आर्टिकल 22 की शक्तियों का दुरुपयोग करती है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उस पर विचार करेगी और यदि कानून गलत होगा तो उसको संवैधानिक घोषित भी करेगी। कहां कहा गया? मेनका गांधी के बाद में सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय आया। किसी को कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रहा है ना। एक मैटर और देख लीजिए। एक मामला था डीके बसु बनाम बंगाल राज्य। यह 1997 का मामला है, 1997 का मामला है। यह मामला क्यों आया? यह मामला इसलिए आया मेरे प्यारे साथियों कि पुलिस कस्टडी में पुलिस के द्वारा जो एक्यूज्ड होता था, जो अभियुक्त होता था, जो आपराधिक जिसके ऊपर अपराध करने का आरोप होता था, वैसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ अमानवीय यातनाएं दी जाती थी, है ना। तो इसी के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए और पुलिस के द्वारा इस मनमाने पूर्ण कार्रवाइयों के खिलाफ कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया, है ना। उस टोटल कितने गाइडलाइन जारी किए गए? तो 11 गाइडलाइन जारी किए गए, 11 गाइडलाइंस जारी किए गए। किसके तहत? इस डीके बसु बनाम बंगाल राज्य के मामले में। सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कहा कि पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाएगी तो उसको पहले गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, उसको अपने पसंद के वकील का परामर्श का अधिकार मिलना चाहिए, उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय के समक्ष हाजिर करना पड़ेगा। जब उस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं तो आपके वर्दी पर नेम प्लेट होना अनिवार्य है, ताकि उस व्यक्ति को पता चले कि आपको गिरफ्तार करने वाला जो पुलिस पदाधिकारी है उसका नाम क्या है, उसकी पहचान क्या है। आप जब भी गिरफ्तार करने जाए किसी व्यक्ति को तो आप पुलिस की वर्दी में हो। इसके साथ ही साथ जब आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसके लिए एक मेमो बनता है जिसको हम लोग अरेस्टिंग मेमो कहते हैं। क्या कहते हैं? अरेस्टिंग मेमो कहते हैं। और इस अरेस्टिंग मेमो में सारा चीज क्या होता है? स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि आप उस व्यक्ति को कब गिरफ्तार किए, किस स्थान से गिरफ्तार किए, कितने बजे गिरफ्तार किए, और गिरफ्तारी के बाद आपने उसके किस परिजन को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी, और गिरफ्तारी के बाद समाज में उस सोसाइटी के किसी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का क्या आपने उस अरेस्ट मेमो पर साइन लिया है। बात समझ रहे हैं? तो ये सारा का सारा जो प्रक्रिया है, सारा का सारा जो 11 गाइडलाइंस था, इस डीके बसु बनाम बंगाल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। किसी को कोई दिक्कत है? बात अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? यदि यहां तक बात सबको समझ में आ गया तो मानकर चलिए कि अब आर्टिकल 22 का कोई भी प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा। आर्टिकल 22 एक ऐसा मूल अधिकार है जो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होता है। आर्टिकल 22 के जो अधिकार हैं ये प्रत्येक व्यक्तियों को दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? किसको दिया जाता है? प्रत्येक व्यक्तियों को दिया जाता है।
तो आर्टिकल 22 के संदर्भ में जितनी भी बातें थी हमने आपके समक्ष रख दी। एग्जामिनेशन में यहां से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न बनेगा तो मेरा मानना है कि आप इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? यदि वीडियो आपको पसंद आए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, यदि आपको लगे इस वीडियो को पढ़कर हम सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।